Good morning, students. Myself, Dr. Renu. I continue my next topic. Further, we start the next topic. I want to know that कि अभी तक मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया है उसका आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बेटा, जो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको साथ साथ अगर आप पढ़ते चलिए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो लेट्स कंटिन्यू माय टॉपिक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लैंड रिसोर्सेज के रूप में। लैंड एक रिसोर्स के रूप में कैसे है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि लैंड और सॉयल में क्या डिफरेंस है। लैंड और सॉयल में ये डिफरेंस है कि लैंड जो अर्थ का पूरा टोटल मास है वो पूरा लैंड कहलाता है और सॉयल जो है कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके आधार पर जो लैंड की ऊपरी लेयर होती है वो सॉयल कहलाती है। तो लैंड एज रिसोर्स के रूप में इंडिया का जो पूरा टोटल लैंड मास एरिया है वो है 3.28 मिलियन हेक्टेयर। तो उस लैंड मास, इंडिया का जो टोटल लैंड मास है उसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी थी तुम्हारी प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में 43% और माउंटेन 30% जो लैंड मास एरिया है इंडिया का वो माउंटेन के अंतर्गत आता है और प्लस 27% एरिया जो है वो आपका आता है प्लेटूज के अंतर्गत। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लेटूज और माउंटेन्स में डिफरेंस क्या है। और इसके साथ ही साथ अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन मीन्स कि लैंड का किस तरीके से यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है और उसको यूज करने के कौन से तरीके हैं, क्या पैटर्न है, किस पैटर्न पे इंडिया में लैंड का यूज किया जा रहा है या पूरे वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लैंड का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा जो डेवलपमेंट कर सकें, हमारी कंट्री ज्यादा डेवलप कर सके। तो लैंड यूटिलाइजेशन का में जो लैंड का यूज करने का जो तरीका है उसमें फर्स्ट जो पार्ट आता है वो फॉरेस्ट में चला जाता है। इट मीन्स कि जो लैंड इंडिया में जो लैंड का जो लैंड यूटिलाइजेशन का जो तरीका है उसमें लैंड किस तरीके से यूज की जाती है, फॉरेस्ट के रूप में। जंगल बहुत सारी, इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां जंगल के रूप में लैंड पाई जाती है जिसका कोई यूज नहीं होता है, जिसमें कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। सेकेंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी जमीन जो कि खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसी जमीन जो खेती के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड उस जमीन को कहते हैं जो कि बंजर होती है, जिस पर खेती नहीं की जा सकती है, जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है और जिस पर खेती नहीं की जा सकती है। सेकेंड है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। ऐसी जमीन जो कि जो खेती वाले कामों में यूज नहीं की जाती है, इसके अलावा और सभी कामों में यूज की जाती है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज। हम लोग देखते हैं कि हमारे आजकल के हिसाब से बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उनमें जो लैंड यूज होती है, रोड्स बनती है। सारे शहरों में आजकल रोड्स बन रही है। गवर्नमेंट ने सभी सड़कों को और सभी बड़े बड़े स्टेट्स को कैपिटल सिटी दिल्ली से जोड़ने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स बनाई हैं। उसमें स्वर्णिम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स हैं। वो जो लैंड उस रोड के बनाने में काम आती है वो बेकार हो जाती है, उस पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज, अब डेवलपमेंट अगर चाहिए तो हम लोग को फैक्ट्रीज तो डालना ही पड़ेगा, तो फैक्ट्रीज में भी जो लैंड यूज होती है वो भी कल्टीवेशन के काम में नहीं आ सकती है। तो इस तरीके से फॉरेस्ट हो गया और सेकेंड पॉइंट हो गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ऐसी जमीन जो कि ऐसी दूसरी जमीनें जिस पर की खेती नहीं की जा सकती, उसमें हमारा आ जाता है परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड मतलब
ऐसी जमीनें जो जानवरों के चरने के काम आती हैं। आपको शायद ये पता नहीं है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो कैटल है वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो जब इतनी लॉन्ग पॉपुलेशन होगी कैटल्स की, तो उनको फीड करने के लिए हमें चारा भी चाहिए, भोजन चाहिए। तो इसके लिए हमें पैस्चर लैंड की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इंडिया की बहुत सारी जो लैंड होती है वो पैस्चर लैंड के रूप में चली जाती है, चारागाहों के रूप में चली जाती है। और इन चारागाहों में ग्रेजिंग लैंड भी आती है जिनमें जानवर चरते हैं। तो सेकेंड है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप मीन्स की ऐसी जमीन जो कि जिसमें कि खुली छोड़ देने पर अपने आप ही ढेर सारे पौधे निकल आते हैं, जिनमें उगाया तो नहीं जाता लेकिन अपने आप ही पौधे निकल आते हैं। थर्ड है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ऐसी जमीन जिसमें खेती तो की जा सकती है लेकिन वो बेकार पड़ी हुई है कितने सालों से। ऐसी जमीनें जो है 5 एग्रीकल्चर ईयर, एक एग्रीकल्चर ईयर का वन एग्रीकल्चर ईयर का मतलब होता है 1 साल के लिए अगर जिस किसी लैंड पे जो खेती की जाती है पूरे 1 साल, वो पूरा 1 साल 1 एग्रीकल्चर लैंड कहलाता है। और कल्चरेबल जो वेस्ट लैंड होती है वो 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स से छोड़ी गई होती है, 5 सालों से ज्यादा समय से के लिए छोड़ दी जाती है जिस पर कोई खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट है फैलो लैंड। फैलो लैंड उस जमीन को कहते हैं जो खेती के योग्य तो है लेकिन उस पर खेती नहीं की जा रही है। इसमें आ जाएगा तुम्हारा करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड होता है कि ऐसी जमीन जो 1 साल से छोड़ दी गई है जिस पर खेती नहीं की जा रही, कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है। सेकंड है अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड के अलावा और जो दूसरी जमीनें हैं जिनको कि 1 से 5 सालों के लिए खुला छोड़ दिया गया है, जिनमें खेती नहीं की जा रही है, वो अदर देन करंट फैलो लैंड कहलाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेट शोन एरिया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब नेट शोन एरिया क्या होता है? 1 एग्रीकल्चर ईयर में जिस लैंड पर खेती की जाती है वो पूरा कहलाएगा तुम्हारा नेट शोन एरिया। जितनी भी खेती की जाती है 1 एग्रीकल्चर ईयर में वो नेट शोन एरिया कहलाएगा। और इसके अलावा आ गया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया उस एरिया को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी लैंड है, ये 2 हेक्टेयर की है, 2 मिलियन हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, तो इस पे जो खेती की गई तो पूरे साल तो वो आपका होगा नेट शोन एरिया। इसके अलावा इस एग्रीकल्चर लैंड में एक से अधिक वी कल्टिवेटेड मोर देन 1 क्रॉप्स इन अ एग्रीकल्चर ईयर, तो वो कहलाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एक से अधिक फसलें उगाते हैं उस लैंड पर तो वो हमारा कहलाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मान लीजिए हमने 3 फसलें उगाई, 2 हेक्टेयर की ये लैंड है और हमने 3 फसलें उगाई तो हमारा 2 × 3 हो गया 6, तो हमारा 6 मिलियन हेक्टेयर जो है वो ग्रास क्रॉप्ड एरिया कहलाएगा। ग्रास क्रॉप्ड एरिया कहलाएगा। इस प्रकार ये हो गया हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब माय नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स होता है जमीन में कटाव, जमीन को खराब करना, और कंजर्वेशन मेजर होता है कि उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं। एक एस्टिमेट्स के हिसाब से कि इंडिया के 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो लैंड डिग्रेडेशन के अंतर्गत आती है, डिग्रेडेड लैंड के अंतर्गत आती है। उसमें से 28 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है, 28 मिलियन हेक्टेयर लैंड वो किस में आती है? वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया में आती है। और 56 मिलियन हेक्टेयर लैंड वो क्या है? वो वाटर इरोडेड एरिया में आती है। ऐसी लैंड है जो कि पानी से भरी हुई रहती है। और बाकी जो बची हुई लैंड रहती है वो सैलाइन और एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन और सैलाइन हो जाती है, जिसमें नमक की मात्रा अधिक हो जाती है वो सैलाइन कहलाती है। और जिसमें केमिकल की, जब मिट्टी में लैंड में केमिकल की मात्रा
मात्रा अधिक हो जाती है तो वो अल्कलाइन कहलाती है। तो इट मीन्स लैंड डिग्रेडेशन क्या हुआ कि सम फैक्टर्स जिनकी वजह से, कुछ ऐसे कारक जैसे कि क्लाइमेट, सॉयल, टोपोग्राफी, इन सब की वजह से जब लैंड में खराबी आ जाती है, लैंड को यूज ओवर इरिगेशन, तो उसकी वो कहलाता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन कहलाएगा। अब इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। कोई भी लैंड डिग्रेडेशन होती है तो उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो हम लोग कॉजेज के साथ ही बहुत सारे कारण, हमने पहले आपको बताया कि लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से जमीन में या लैंड में खराबी आती है। तो उन कारणों को हम कैसे रोक सकते हैं जिससे कि जमीन लैंड को खराब होने से बचाया जा सके। तो इसके लिए एक तरीका ये होता है कि जो भी कारण है उनके उल्टे, उनके विपरीत यदि काम किया जाए तो वही उसको कंजर्व करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से हम बताते हैं कि हमें ये काम करने का मन नहीं करता है, या हम लिख नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या सजेशन देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करिए। लिख नहीं पाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए। तो इट मीन्स कि जो कारण है उसका उल्टा तरीका अगर अपनाया जाए तो हम उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं जो समस्याएं हमारी लैंड डिग्रेडेशन के कारण उत्पन्न होती हैं। तो पहली हमारी कॉज है या समस्या है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कि बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि जो आज का ये जो फिजिकल एज है, आज की जो पूरी ये भौतिक जगत है, इसमें बहुत सारे लोग चकाचौंध और बहुत सारी लोग लग्जरी या सुविधा बहुत ज्यादा चाहते हैं। सुविधा चाहते हैं कि उनका घर वेल फर्निश्ड हो और अच्छे से मेंटेन हो। तो अब घर वेल फर्निश्ड होगा तो उसके लिए हमको उस टिम्बर की जरूरत पड़ेगी। टिम्बर के लिए फिर हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है, या फिर इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन की सफाई की जाती है तब भी पेड़ों की कटिंग की जाती है, या फिर हमें क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी पेड़ों की कटिंग करनी पड़ती है, रोड्स बनाने के लिए। तो जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है तो वो भी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, समस्या को क्रिएट कर रहा है। क्योंकि पेड़ जो है वो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में नमी को बनाए रखते हैं और वो एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छा बनाने में योगदान देते हैं। आप तो जानते ही हैं कि पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे द्वारा रिलीज की जाती है उसको एब्जॉर्ब करके हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन रखते हैं। तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो इसका एक उपाय, इस समस्या का उपाय हम ये कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाएं। जितना ज्यादा हम पेड़ों को लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारी ये लैंड सेफ रहेगी और हमें ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचाएगी। ग्लोबल वार्मिंग अब ये नया टर्म है, ये बहुत बार मैंने आपको बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट की वजह से ही हमारी अर्थ का टेम्परेचर पर ईयर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या आप देख रहे हैं कि आज इतने ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाते हैं। कहीं बारिश हो रही है, बिना मौसम के बारिश होना, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं पे कुछ आग लगी जा रही है। ये सब क्या है, ये जो हमने प्रकृति के साथ या नेचर के साथ जो खिलवाड़ किया है तो वो उसका ही नतीजा है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम अफॉरेस्टेशन करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाएं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज की है कि लोग पेड़ों को लगाएं और उनको इनिशिएटिव दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट खुद भी पेड़ों को लगाने में अपना योगदान देती है। अब नेक्स्ट कॉज है हमारा ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब है ज्यादा चलेना। अब ये पता है कि हमारे यहाँ जानवर तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो उनको भी तो भोजन की जरूरत होती है। तो वो जब उनको चरने के लिए जिन जमीनों पर छोड़ दिया जाता है ग्रेजिंग लैंड पर, तो जानवर जब चरते क्या करते हैं कि वो उस जमीन की जो प्लांट लगे होते हैं उनको ऐसे हिला करके ऊपर खींच लेते हैं। तो जब वो तेजी से ऊपर खींचते हैं तो उससे क्या होता है, लैंड का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा जो बहुत फर्टाइल होता है वो भी उखड़ कर के साथ में आ जाता है और वो लैंड को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि इसके लिए ये टेक्निक अपनानी चाहिए
कि जो ग्रेजिंग लैंड है उनका मैनेजमेंट करना चाहिए। ग्रेजिंग लैंड का मैनेजमेंट करना चाहिए कि किस तरीके से ग्रेज जानवरों को चराया जाए कि वो उसका ज़्यादा मिस यूज ना हो पाए, और एक जगह पे अगर जानवरों ने बहुत ज़्यादा ग्रेज कर लिया है तो उस प्लॉट को चेंज करके दूसरे प्लॉट पे कैटल्स को भेज दिया जाए। तो इससे क्या होगा, इससे ओवरग्रेजिंग नहीं होगी और लैंड डिग्रेड होने से या लैंड खराब होने से बच जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट कॉज है माइनिंग। माइनिंग मीन्स खदान या खदानों की खुदाई। अब अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हमें डेवलपमेंट तो करना होगा। डेवलपमेंट करने के लिए माइनिंग भी बहुत जरूरी है। माइनिंग के थ्रू हम बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लेकिन जब ये माइनिंग की जाती है तो बहुत बड़े बड़े स्कार्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं जगह जगह पे, जिस जगह पे माइनिंग की जाती है, जिसकी वजह, और उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस जगह की जो फर्टाइल लैंड है वो फर्टाइल उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह होकर के ट्रांसफर हो जाते हैं, विंड उनको उड़ा ले जाती है। तो इस तरीके से लैंड डिग्रेड होने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि माइनिंग को रेगुलेट करना है। माइनिंग को रेगुलेट करना मीन्स कि हमें ऐसे ढंग से माइनिंग करना चाहिए कि वो उस लैंड को डिग्रेड ना करे, प्लस गड्ढों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, गड्ढों को बंद कर देना चाहिए, और प्लस ऐसे एरिया जो डेंजरस जोन में आते हैं जहां पर कि भूकंप के आने की या अर्थक्वेक आने की या लैंडस्लाइड होने की संभावना होती है, वहां माइनिंग की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। इससे लैंड डिग्रेड होने से बच जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा ओवर इरिगेशन कॉज। नेक्स्ट कारण है या नेक्स्ट समस्या है हमारा ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब ज्यादा सिंचाई। जब पौधों में या जमीन की ज्यादा सिंचाई कर दी जाती है तो पानी के साथ पाइप खुला छोड़ दिया जाता है जमीन पर, तो पानी के साथ जो है लैंड की ऊपरी लेयर बह करके चली जाती है, जिससे लैंड डिग्रेड होने लगती है और खराब होने लगती है। तो इसका ये कारण है कि इसका ये जो मेन ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम कहाँ पाई जाती है, पंजाब हरियाणा ये ऐसे स्टेट हैं जहां पानी की बहुत अच्छी सुविधा है। तो इससे वहां पर क्या होता है, किसान अक्सर खेतों में पाइप लगा करके चले जाते हैं और बहुत ज्यादा पानी कलेक्ट हो जाता है, जो कि लैंड को अपने जो ऊपरी सॉइल, टॉप सॉइल को बहा ले जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो सॉइल है वो एल्कलाइन हो जाती है। एल्कलाइन मीन्स कि जब सॉइल में केमिकल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो सॉइल एल्कलाइन कहलाती है, और इसके साथ ही साथ सॉइल सलाइन भी हो जाती है। सलाइन मतलब कि जब मिट्टी में, सॉइल में सॉल्ट के एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं तो वो सॉइल क्या कहलाएगी, सलाइन सॉइल कहलाएगी। इसके साथ ही साथ तो इस तरीके की प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें क्या करना है, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल्स। ड्रिप इरिगेशन मतलब होता है कि इसमें डायरेक्ट क्रॉप तक पानी पहुंचाया जाता है। ऐसा, फॉर एग्जांपल ये आपकी लैंड है और ये आपका लैंड है और ये क्रॉप है, तो क्रॉप के पास यहाँ तक डायरेक्ट क्रॉप तक पानी पहुंचाया जाता है। तो जिससे क्या होता है, सॉइल की ऊपरी लेयर बह करके नहीं जाने पाती है और लैंड डिग्रेड होने से बच जाती है। नेक्स्ट है स्प्रिंकल्स को तो आप लोगों ने सुना होगा। स्प्रिंकल्स है, यहां पर ड्रिप इरिगेशन, ये मेथड कहलाती है ड्रिप इरिगेशन। और नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंकल्स जो है फवारा तो आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग ने बाहर देखा भी होगा। तो उसमें फसलों को फवारे के द्वारा वाटर दिया जाता है, पानी डाला जाता है। तो इससे भी क्या होता है, इससे भी है जो लैंड डिग्रेड होने से बच जाती है और मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो पानी के साथ बहकर नहीं जाने पाती है और मिट्टी सही रहती है, लैंड सही रहती है, सॉइल सही रहती है। अब नेक्स्ट है हमारा मिनरल प्रोसेसिंग मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि माइनिंग के थ्रू हम लोग बहुत सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उन मिनरल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं, उनको हमें वास्तविक प्योर फॉर्म में पाने के लिए बहुत प्रोसेस करना पड़ता है।
है वो मिनरल प्रोसेसिंग कहलाती है। तो मिनरल प्रोसेसिंग के लाइक जो सतना वाली बेल्ट है, सतना रीवा वाली बेल्ट है एमपी में, वहां पर सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। सीमेंट की जो फैक्ट्रियां हैं, ये जब सीमेंट को ये जब मिनरल्स को प्रोसेस करती हैं, जब मिनरल्स को प्रोसेस करती हैं तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो एमिट करती हैं, जो भी एमिट करती हैं एनवायरनमेंट में, उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेड होने लगती है। तो वो क्या एमिट करती हैं और कैसे करती हैं, वो क्या करती है, फाइन पार्टिकल, तो क्या होता है, फाइन पार्टिकल के रूप में बहुत छोटे छोटे कण जो हैं उन माइन से निकले हुए वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप होकर के जमीन की या सॉइल की लेयर पर बैठ जाते हैं और उससे धीरे धीरे उनकी एक मोटी परत जमने लगती है लैंड के ऊपर। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका हम समाधान कैसे करेंगे। इसके लिए हमें प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट मतलब क्या होता है, शेल्टर बेल्ट, मां सपोज कीजिए ये आपकी लैंड है और इसमें क्या किया जाता है, इसमें लैंड के चारों ओर ट्री लगा दिए जाते हैं जो आपकी लैंड के टॉप सॉइल लेयर को बहने से रोकते हैं। तो ये देखिए ये ट्री लग गए हैं और इस तरह से ये ट्री जो है सॉइल की ऊपरी लेयर को जाने से रोकते हैं, क्योंकि जो लैंड ट्री होते हैं वो लैंड को होल्ड करके रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं, उनकी जड़ें नीचे तक होती हैं, वो लैंड को होल्ड करके रखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, हम मिनरल प्रोसेसिंग से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है लैंड में, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस मतलब कि कटीली झाड़ियों को, कटीली झाड़ियां जो होती हैं, जो कटीले पेड़ होते हैं लाइक बबूल, तो उनको उगाना चाहिए ऐसे एरिया में जहां पर रेगिस्तान हो। तो ऐसे ये है, ये देखिए तो ये है बबूल, बबूल के पेड़ जैसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, जकड़ के रखते हैं और मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं, जिससे लैंड को खराब नहीं होने पाती। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या क्लियर किया। फर्स्ट था लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन में जो जमीनें हैं या लैंड है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फॉरेस्ट में लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड, लैंड नॉट पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड्स, नेट शोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और नेक्स्ट टॉपिक था लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड। लैंड डिग्रेडेशन एक बार आपको फिर से समरी में बता देते हैं कि जब कुछ फैक्टर्स की वजह से, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, क्लाइमेट की वजह से जब हमारी जो लैंड है उसमें खराबी आने लगती है तो वो लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है और उससे बचने का उपाय ही कंजर्वेशन मेजर कहलाता है। तो हमने 5 आपको कॉजेस बताए थे, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन, मिनरल प्रोसेसिंग, और उसके आपको समाधान भी बताए थे, अफॉरेस्टेशन, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, रेगुलेटिंग माइनिंग, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल्स, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्स, ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू टेक स्क्रीनशॉट इन योर मोबाइल यू कैन टेक इट। My next topic is soil as a resource। अभी तक हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ा कि लैंड क्या है।
लैंड जो हम जो कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक, घर बनाना, इंडस्ट्रीज़ लगाना, रोड्स बनाना, वो सब हम लैंड के ऊपर ही परफॉर्म करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको सॉइल के बारे में बता देने जा रही हूँ कि सॉइल एक रिसोर्स के रूप में कैसे है, सॉइल कैसे एक संसाधन के रूप में जानी जाती है, मिट्टी कैसे जानी जाती है एक संसाधन के रूप में। तो पहले आपको लैंड और सॉइल के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर कर दें कि पहले लैंड जो होती है वो पूरे अर्थ का टोटल लैंड मास, पूरे अर्थ का टोटल लैंड मास है वो लैंड कहलाता है। और उस टोटल लैंड मास के अलग अलग पार्ट को, उस टोटल लैंड मास के अलग अलग पार्ट को जब हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो वो सॉइल कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि नदर्न इंडिया में जो सॉइल पाई जाती है वो हिमालयन रिवर्स के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से बनी होती है, या तो इसलिए उसे एलुवियल सॉइल कहते हैं जो कि फर्टाइल होती है। और ठीक इसी तरह जो साउथ के स्टेट्स हैं उनमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि कॉटन की खेती के लिए उपजाऊ होती है, और जो कि ज्वालामुखी के चट्टानों से, ज्वालामुखी के जो मैग्मा बाहर आता है उसके लाखों करोड़ों वर्षों में पहले बनी होती हैं, और वो इनको बनने में बहुत समय लगता है। तो उससे जो लावा निकलता है उसके जमाव से बनती हैं। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम टोटल लैंड मास के जो अलग अलग पार्ट को जब डिस्क्राइब करते हैं तो वो सॉइल कहलाता है। तो लैंड टोटल लैंड मास है, और जो सॉइल है उसके अलग अलग पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वो सॉइल कहलाती है। तो सॉइल में कुछ और क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। फर्स्ट क्वालिटीज़ है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है कि रिन्यूएबल वो होते हैं जो अपने को फिर से रीन्यू कर लें या फिर से उनका रीयूज़ किया जा सके। तो सॉइल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे है? फॉर एग्जांपल जब बाढ़ आती है तो रिवर क्या होती है, रिवर अपनी बेड मीन्स होता है जिस रूट पे वो बहती है उसको छोड़ करके वो नीचे की ज़मीनों पे आ जाती है, और इसके साथ ही साथ जो चट्टानों से, जो दूर हिमालय से जो बहा कर लाती है चट्टानों को, चट्टानों के टुकड़ों को, जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो निक्षेप होते हैं, वो उस जगह पर, उस ज़मीन पर पूरे फैल जाते हैं। तो एक इस तरीके से जो मिट्टी होती है, जो सॉयल होती है, वो एक पूरी न्यू हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, सॉयल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। एक अलग एग्जांपल है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी के अंदर से जो मैग्मा बाहर आता है वो धीरे धीरे उस जगह के आसपास के एरिया में फैल जाता है, और फिर जब वो ठंडा होता है तो धीरे धीरे वो उस जगह पर या उस लैंड पर या उस मिट्टी पर जमने लगता है, और ऐसी प्रोसेस में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, और फिर इस तरीके से एक नई सॉइल का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम उसको ब्लैक सॉइल का नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सॉइल जो है वो एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सेकेंड पॉइंट है जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, सपोर्ट प्लांट ग्रोथ एंड ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल है वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। क्यों किस तरीके से सपोर्ट करती है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनको भी खाना चाहिए होता है, और जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं उनके वो ही जब पौधों में पहुंचते हैं तब पौधों की ग्रोथ होती है, और पौधे फिर सनलाइट, एयर और उससे अपना खाना मिलके बनाते हैं। तो इस तरह से जब सॉइल अच्छी नहीं होगी तो पौधे ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, और फिर वो अच्छा नहीं होगा हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे अर्थ के लिए। और ठीक इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म को कैसे सपोर्ट करती है? सॉयल ही है। अलग अलग तरह की सॉयल में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सपोर्ट कीजिए, सपोज कीजिए कि जो इधर रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ पर डेजर्ट है, वो रेगिस्तानी है, तो वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है? वहाँ पर कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, जैसे कैक्टस, जो कि अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं जिससे कि उनको पानी की कमी ना होने पाए। और इसी तरीके से वहाँ पे कौन सा एनिमल पाया जाता है जिसको शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं? कैमल।
कैमल जो है ऐसा जानवर पाया जाता है जिसको अगर महीनों पानी ना मिले तो भी वो जिंदा रहता है और वहां पर दौड़ता रहता है। तो ये क्या है, ये सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ही वहां पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सॉइल ही है जो उन ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है और उनको जीवित रहने के लिए पूरी तरीके से मदद करती है। तो हमने देखा कि सॉइल एक रिसोर्स के रूप में कैसे पाई जाती है और उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि सॉइल क्या होती है और सॉइल रिसोर्सेज के रूप में या संसाधन के रूप में कैसे वर्क करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अब सॉइल क्या होती है ये तो हम जान गए, लेकिन अब सॉइल कितने तरह की पाई जाती है तो इसको हमें जानना जरूरी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन लाइक कलर, थिकनेस, टेक्सचर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू many parts like alluvial soil, black soil, red and yellow soil, लेटराइट सॉयल, एरिड सॉयल, फॉरेस्ट सॉयल। तो अब हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल जो है मोस्ट फर्टाइल सॉयल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉयल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अधिकतर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को कवर करती है। जो नदर्न इंडिया है, जो आपका ये नदर्न इंडिया है, इसके अधिकतर पार्ट को कवर करती है वो इसके साथ ही साथ ईस्टर्न पार्ट्स को भी कवर करती है। ईस्टर्न जो घाट्स हैं उनको भी कवर करती है। तो ये आपकी हो गई एलुवियल सॉयल। अब एलुवियल सॉयल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनती है, तो इसमें दो फैक्टर रोल प्ले करते हैं, रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स एंड रोल ऑफ डेल्टाज। अब रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स, हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और इधर क्या बोलते हैं तुम इंडस है, ये सब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, तो ये क्या करती हैं, ये अपने साथ क्या करती हैं, अपने साथ चलती है तो अपने साथ साथ चट्टानों को बहा करके ले आती हैं, चट्टानों को से टकराती हैं। तो इरोजनल जो प्रोसेस होती है, जो विखंडन प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा ये चट्टानों को टुकड़े टुकड़े करती रहती हैं और उसमें फाइन सिल्ट, एकदम महीन चमकीले सिल्ट और क्लेई मटेरियल जो इकट्ठा होने लगता है और ये अपने साथ उसको ले करके आती हैं और ले करके उस जहाँ पर रिवर आकर के रुकती, रिवर बेड होती है, वहाँ पर ये जमा कर देती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे वहां पर एक एरिया डेवलप होने लगता है और तो वो कहलाता है एलुवियल सॉइल। ये सॉइल कहलाती है एलुवियल सॉइल, जो मिट्टी अपने साथ नदियां ले करके आती हैं, इनमें फाइन सिल्ट, क्ले और इनसे मिलके बनी होती है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्दर्न एरिया, पूरा हो गया तुम्हारा इधर यहाँ से उत्तरांचल, यूपी और बिहार और ये क्या होते हैं वेस्ट बंगाल, ये सारा पार्ट जो है ये पूरा कवर करता है एलुवियल सॉइल। पूरा एलुवियल सॉइल यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है। इसके साथ ही साथ ईस्टर्न घाट्स में भी कुछ एरिया है जो एलुवियल सॉइल से कवर होता है, एलुवियल सॉइल से कवर होता है। अब इसके साथ ही साथ है रोल ऑफ डेल्टाज। अब इसमें डेल्टा का क्या है, एलुवियल सॉइल के बनने में डेल्टा का क्या रोल होता है। डेल्टा का रोल ये होता है कि डेल्टा से जब कोई रिवर ओरिजिनेट होती है, मान लीजिए यहाँ से ओरिजिनेट हुई, तो ये जाकर के जब समुद्र के पास गिरने लगती है, अब यहां से ये गिर रही है, ये यहां से ओरिजिनेट हुई है और यहां जब आके ये समुद्र के पास एकदम नजदीक आकर के क्या होता है, रिवर जो है अपने को कई शाखाओं में डिवाइड कर लेती है। ये कई शाखाओं में डिवाइड कर लेती है, तो यही डेल्टा, तो यहां पर एक ट्रायंगल के आकार की एक शेप बन जाता है जो कहलाता है डेल्टा। ये जो ट्रायंगल बना है ये डेल्टा कहलाता है। तो जितनी भी वेस्टर्न घाट्स के और ये जो डेल्टा बनते हैं वो इधर ईस्टर्न घाट्स पे बनते हैं। और वेस्टर्न घाट्स में क्या बनते हैं, वेस्टर्न घाट्स में डेल्टा नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है वो समुद्र के पास, उसमें दूरी बहुत कम है, बहुत पास है। तो अभी मैंने आपको बताया
कि जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पर जो रिवर्स होती हैं, वहां पर रिवर्स को डेल्टा बनाने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर नदियों की जो समुद्र, यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स हैं, उनका और उनके रिवर्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। इस वजह से नदियां जो हैं वो डेल्टा को यहाँ फॉर्म नहीं करती हैं। तो यहाँ की जो नदियां होती हैं वो क्या बनाती हैं? एस्चुरी। एस्चुरी ES। So estuaries is where the fresh water of rivers merge with the ocean and is bordered with wetlands. It means कि estuary वो होता है, या estuary वैसी रचना होती है रिवर्स की, जहां पर की रिवर्स मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया था कि जहां रिवर्स जो है वो सीधे जाके ओशन में मिल जाती हैं, और वो बहुत सारी एक दलदल वाला पार्ट जो होता है वहां पर पाया जाता है। तो इंडिया की जो मेजर जो रिवर्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो होती हैं वो फ्लोज करती हैं, ईस्टर्न साइड पे फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती हैं, तो जिसकी वजह से वो डेल्टा को फॉर्म करती हैं। केवल नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये ही केवल ऐसी रिवर्स हैं जो कि वेस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं। इधर से आकर के नर्मदा और ताप्ती इधर से आकर के इधर वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं और ये एस्चुरीज को बनाती हैं। तो इस तरीके से इंडिया की जो सबसे मेजर एस्चुरी है वो हुगली एस्चुरी है, वो रिवर गंगा के द्वारा फॉर्म की जाती है। तो आई होप today's class was clear to all of you. If you have any doubt, please comment in the comments box. I will clear them in the next class. Thank you.